हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। वेलकम टू श्रीजी कॉम्पिटिटिव क्लासेस। श्रीजी कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आपका स्वागत है। आपने टीजीटी साइंस के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, चाहे वो आपका DT+B का हो, एस्टेट का हो, KVS का हो, NVS, AMRS या फिर कोई भी एग्जाम हो। टीजीटी साइंस के लिए ये जितनी भी आपकी क्लासेस चलेंगी इस चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट चलेंगी और विद ट्रिक्स चलेंगी। सारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी। इससे बाहर आपका कंटेंट बिल्कुल भी नहीं जाएगा। तो जो आपने अभी तक नहीं किया है कर लेना। इसके 2 लेक्चर्स जो आ चुके हैं आपके, ये 3rd लेक्चर है इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम का। ठीक है, तो आप इसकी प्लेलिस्ट को विजिट करके उसमें देख लेना जो जो लेक्चर आए हुए हैं। ठीक है, तो आपको ट्रिक्स के साथ याद करवाया हुआ है, अच्छे से याद भी हो जाएगा। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस देखो, इसके बाद हमने यहाँ तक कर लिया था इसमें थोड़ा सा। ठीक है, तो आगे देखो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस से आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। 2 लेक्चर्स इसके देख लेना पहले वाले। ठीक है, देखो ब्लड इज मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2। देखो जो हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन का और CO2 का, वो कौन होता है? वो ब्लड होता है। ठीक है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट करता है। अबाउट 97% ऑफ ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय RBCs। 97% के अबाउट जो ऑक्सीजन होती है वो कौन ट्रांसपोर्ट करता है? RBC। ठीक है, RBC को एरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं। ये आपके जो कॉमन साइंस आती है ना, जनरल पार्ट में साइंस पूछ ली जाती है कई बार, जो आपका करंट अफेयर्स वगैरह और जिसमें आते हैं आपके। ठीक है, जनरल नॉलेज में ये RBC का दूसरा नाम पूछ लिया जाता है, एरिथ्रोसाइट। आपने याद रखना है। ठीक है, RBC एरिथ्रोसाइट। ठीक है, आरबी मतलब रोब मारती है, उसको थ्रो कर दो, फेंक दो। ठीक है, RBC क्या करती है? रोब मारती है, मतलब रोब चढ़ती रहती है, सारा दिन गुस्सा करती रहती है, इसको फेंक दो। थ्रो साइट, आउट ऑफ साइट फेंक दो। ठीक है, हमारी दृष्टि से दूर फेंक दो। ये ट्रिक है याद करने की, आप इसे याद कर सकते हो। इन ब्लड के अंदर RBC सबसे ज्यादा ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती है। ये क्वेश्चन आपका बन सकता है, हमारे ब्लड में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन कौन ट्रांसपोर्ट करता है? तो वो RBC करती हैं। तो वो कितना करती हैं? 97% करती हैं। अब उसके बाद देखो, ये जितनी भी लाइन्स है ना आपकी क्वेश्चन बन सकती हैं। क्वेश्चन के बेस पे ही आपकी लाइन्स लिखी हुई हैं, आप अच्छे से करना इसको, ये मत समझना कैसे फालतू में लिखा हुआ है। 3% बाय प्लाज्मा इन डिजॉल्व स्टेट। ठीक है, तो 3% कौन लेके जाता है? प्लाज्मा। डिजॉल्व्ड स्टेट में जो घुला हुआ होता है ना, उस स्टेट में कौन लेके जाता है? 3% प्लाज्मा लेके जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन को। उसके बाद देखो, जो 20 to 25% CO2 है ना, वो ट्रांसपोर्टेड बाय RBCs। अब RBCs देखो 97% तो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती है, 20 से 25% किसको करती है? CO2 को। 70% बाय बाइकार्बोनेट। ठीक है जी, 70% CO2 कौन करता है? बाइकार्बोनेट के द्वारा ट्रांसपोर्ट की जाती है। ठीक है, अब उसके बाद 7% डिजोल्व बाय प्लाज्मा। ये भी वही है, 7% क्या है? ये CO2 कितना है? 7% प्लाज्मा के द्वारा। प्लाज्मा CO2 7% करता है और प्लाज्मा जो डिजोल्व स्टेट में जो आपकी ऑक्सीजन होती है उसको 3% करता है। ठीक है, ऑक्सीजन को कम करता है और प्लाज्मा को ज्यादा, CO2 को ज्यादा करता है प्लाज्मा। अब उसके बाद 20 से 25% RBCs करती हैं CO2 को और 97% करती हैं RBCs ऑक्सीजन को, O2 को। ठीक है, ये बात याद रखना। उसके बाद रेस्पिरेटरी rhythm is maintained by respiratory center in medulla region of brain। ठीक है, रेस्पिरेटरी जो रिदम होती है ना, रेस्पिरेशन की रिदम होती है, मतलब सांस आएगा, इतने टाइम बाद रेस्पिरेट करोगे आप, इज मेंटेन्ड बाय रेस्पिरेटरी सेंटर। कि कौन मेंटेन करता है? मेडुला करता है, मेडुला रीजन ऑफ ब्रेन। ठीक है, मेडुला रीजन ऑफ ब्रेन। ठीक है, दूल्हा याद रख लेना इसको। ठीक है, दूल्हा मेंटेन करता है। उसका देखो, ए न्यूमोटॉक्सिक सेंटर इन Pons region in brain and a chemosensitive area in medulla can alter respiratory mechanism। ठीक है, मैकेनिज्म है ये पूरा लिखा हुआ। ऑल्सो कॉल्ड स्विच ऑफ सेंटर। देखो, इसमें आपने कुछ भी याद नहीं रखना, बस इतना याद रखना है, न्यूमोटॉक्सिक सेंटर जो होता है कहाँ पे होता है? पोन्स रीजन में होता है, ब्रेन के। ठीक है, और क्या होता है? कीमोसेंसिटिव होता है, कीमोसेंसिटिव एरिया होता है इन मेडुला के अंदर कीमोसेंसिटिव एरिया होता है। कैन अल्टर रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म को अल्टर करता है, मतलब वो चलाता है। कॉल्ड स्विच ऑफ सेंटर। ये न्यूमोटॉक्सिक को क्या बोलते हैं? स्विच ऑफ सेंटर। रेस्पिरेशन को रोकने में हेल्प करता है। ठीक है,
रोकने में भी हेल्प करता है, मतलब ये उसको मेंटेन करता है। उसके बाद CO2 इज 20 to 25%, 25 to 25 टाइम्स हायर सोल्यूबल देन ऑक्सीजन। CO2 जो है ना 25 टाइम्स ज़्यादा घुलती है देन ऑक्सीजन। CO2 एंड O2 कहाँ से पास होती हैं? ब्लड में, ठीक है, ब्लड में पास होती हैं। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ 3 मेजर लेयर्स। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन 3 मेजर लेयर्स की बनी होती है, ये आपने याद रखनी है ये चीज़ें। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन कितनी लेयर की बनी होती है? 3 लेयर्स की। सबसे पहले कौन सी है? एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई, अंदर वाली, सबसे पहले अंदर वाली है, सबसे अंदर, ठीक है। एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई, अंदर वाली कौन सी है? एपिथेलियम ऑफ अंडरलाई। थैली में बंद रहती है, मतलब अंदर आती है, बिल्कुल अंदर रहती है। एंडोथेलियम ऑफ एल्वियोलर कैपिलरीज, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर पे कौन आती है? सेकंड नंबर पे आपकी आती है एंडोथेलियम वाली। देखो ये सबसे अंदर वाली, ये कौन सी है? एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई। उसके बाद जो सेकंड वाली है एंडोथेलियम ऑफ एल्वियोलर कैपिलरीज, ये कौन सी है? ये बीच वाली, ठीक है। और उसके बाद क्या है? बेसमेंट सब्सटेंस। बेसमेंट सब्सटेंस कौन सा है? अब देखो उसके बाद ये आता है बेसमेंट सब्सटेंस। अच्छा सॉरी, ये बाहर वाली आपकी, ठीक है, ये बाहर वाली, ये बेसमेंट आपकी ये वाली होगी ना बीच में। अच्छा देखो ये आप आगे पढ़ोगे ना आपको समझ आ जाएगा। डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एल्वियोलाई टिश्यू एंड CO2 फ्रॉम टिश्यूज टू एल्वियोलाई टेक्स प्लेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेज। डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एल्वियोलाई टू टिश्यू, एल्वियोलाई से टिश्यू तक और टिश्यू से एल्वियोलाई तक, ठीक है, टेक्स प्लेस। ऑक्सीजन, देखो ऑक्सीजन अंदर से बाहर जाती है, तो ये क्या करती है? अंदर से अंदर कौन से? एल्वियोलाई, एल्वियोलाई से टिश्यू तक जाती है, तो वो क्या होता है? डिफ्यूजन। और डिफ्यूजन ऑफ सॉरी डिफ्यूजन ही होता है, हाँ ठीक है। तो बाहर से जब CO2 आती है वो कहाँ से आती है? टिश्यू से एल्वियोलाई तक आती है, वो क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है, ठीक है। अब ये बात आपने याद रखनी है। अब उसके बाद ये बीच वाला है, ठीक है, ये बीच वाला पार्ट है, इनके बीच में जो होता है ना, ये बेसमेंट सब्सटेंस होता है। ये जो सेकंड नंबर वाला है ये एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपेसिटी है, ठीक है, ब्लड कैपिलरी है। और उसके बाद ये जो यहाँ पे होता है ना बीच में, ये एल्वियोलर कैविटी होती है। और ये जो बीच में ये डॉट डॉट दिख रहे हैं आपको गोल गोल से, ये कौन सी होती हैं? RBC होती हैं ये। और उसके बाद इसके अंदर आपको दिख रहा है ये वाला, ये इसके अंदर ये वाला, ठीक है, ये होता है स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलर वॉल। वन साइड होता है, थिक होता है। ये आगे आगे पढ़ोगे आपको समझ में आएगा, इतना ज़्यादा इसको याद नहीं रखना, अभी हमको ट्रिक के साथ याद हो जाएगा, ठीक है। एल्वियोलाई आर प्राइमरी साइट्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेज। एल्वियोलाई क्या होती हैं? प्राइमरी साइट्स होती हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेज की। प्राइमरी स्टेट कौन सी होती है? प्राइमरी साइट कौन सी होती है एक्सचेंज ऑफ गैसेज की? एल्वियोलाई, ठीक है। वो क्या कहती है? एलो मैं वेली हूँ, अंदर अंदर निकालो कभी बाहर निकालो, ठीक है। CO2 को अंदर से बाहर निकालो और O2 को बाहर से अंदर डालो, ठीक है, ये काम करती रहती है, ये वेली है। रेस्पिरेटरी गैस, और ये आपका ये ना आपका DSSS में पूछा जा सकता है, ये इसको याद रखना है आपने, ठीक है। रेस्पिरेटरी गैस, एटमॉस्फेरिक एयर और एल्वियोलाई, ब्लड डीऑक्सीजनेटेड, ब्लड ऑक्सीजनेटेड टिश्यू, ये क्या क्या होते हैं? कितने कितने नंबर में होते हैं? रेस्पिरेटरी गैस कौन सी होती है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को एटमॉस्फेरिक एयर में कितनी होती है? 159, और CO2 कितनी होती है? 0.3, ठीक है, याद रखना है, ये 159, ये 0.3। अब एल्वियोलाई के पास कितनी जाती है? ये 104, ये 40, ठीक है। अब उसके बाद ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सा होता है? जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती? CO2 वाला 40, 45, ये 95, 40 ऑक्सीजनेटेड वाला है। ये टिश्यूज हैं 40, 45, ठीक है। याद रखना, रख सको तो इसको जरूर रख लेना, ठीक है। इसको एक बार याद करने की कोशिश करना, हो जाएगा आपको। अब उसके बाद देखो पार्शियल प्रेशर इन मिलीमीटर Hg ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 एट एल्वियोलाई, द साइट ऑफ डिफ्यूजन आर। देखो ये क्वेश्चन आया हुआ आपका DSSS में। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना होता है जब वो कहाँ पे होती है? आपसे पूछा हुआ है एल्वियोलाई, साइट ऑफ डिफ्यूजन एल्वियोलाई में। ये देखो 104 और 40, 104 और 40, ठीक है। 104 PO2 है, मतलब प्रेशर ऑफ पार्शियल ऑक्सीजन है। प्रेशर ऑफ CO2 कितना है? 40 है, ठीक है। आगे देखो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज। अब देखो हमारा घर क्या होता है? रेजिडेंस होता है। हम कहाँ रहते हैं? मान लो सेक्टर 11-12 में रह रहे हैं, ठीक है।
ये आपको बिल्कुल ट्रिक से याद होगा अच्छे से। तो सेक्टर 11-12 में हम रहते हैं, हमारा घर क्या होता है, रेजिडेंस होता है। ये आपका पहला है 11-12 में, मतलब 1100 से 1200 तक, 1100 से 1200 ml रेजिडुअल वॉल्यूम होता है। ठीक है, उसके बाद ये आप अभी समझते जाओ, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा क्या है ये। उसके बाद ERV, एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ERV एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये कितना है 1000 से 1100, मतलब इससे कम कर देना है। 1100 यहाँ पे है, यहाँ पे है, और ये 1000 से 1100, ये कौन सा है, एक्सपीरेटरी, एक्सपायर हो गया। रेजिडेंस था हमारा, वो एक्सपायर हो गया। ठीक है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, FRC ट्रिक, ट्रिक क्या है इसकी, देखो RV और ERV दोनों में थोड़ा सा फर्क है ना, ई का। ठीक है, ई या एफ लगा लो, फर्क ई से एफ ले लो, ई को एफ मान लो, फर्क दिख रहा है ना, फर्क। ERV और RV, RV में कितना है 11-12। ठीक है, ERV में कितना है 1000 से 1100। ठीक है, थोड़ा सा फर्क है, मतलब ये याद रखना, RV फिर ERV। यहाँ पे RV रेजिडुअल वॉल्यूम, और ये ERV एक्सपीरेटरी रेजिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, ये याद हो गया। अब उसके बाद टाइडल वॉल्यूम, और उसके बाद IRV। टाइडल वॉल्यूम कितना होता है 500, और ये IRV 2500 से 3000। देखो, अब उसके बाद आपने कैसे याद रखना है इसको, जब हम 10-11 सेक्टर में चले गए, एक तो नॉर्मल सांस लेना, एक धक्के से हवा बाहर निकालना, कुछ तो कम होगा ना। तो इसका मतलब ये क्या होगा, एक्सपायर कर रहे हैं हम किसी को, कोई एक्सपायर हो गया, धक्के से बाहर निकाले जा रहे हैं, उसकी सांस भी ले, तू ले, सांस ले, अब ले ही नहीं रहा बेचारा, मर ही गया, तो क्या करेगा। लंग्स के पास कितना है 1100 से 1200 रेजिडुअल वॉल्यूम रहता है, चाहकर भी बाहर नहीं निकाल सकते। ठीक है, इवन आफ्टर फोरिकल एक्सपिरेशन, जितना मुझे जोर से हवा बाहर निकालो, इसको आप बाहर निकाल ही नहीं सकते। ठीक है, तो ये होता है। उसके बाद देखो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, ये वही फर्क वाला आ गया ना, सेकेंड वाला, वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन लंग्स आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपिरेशन। ये क्या है, एयर का वॉल्यूम है जो क्या करेगा, लंग्स में रहेगा नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद दौरान भी। ठीक है, अंदर ही रहेगी फंक्शन के लिए। ERV प्लस RV, फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, फर्क वाली याद रख लेना इसको। देखो ये तो था हमारे पास पहले वाला, ठीक है, रेजिडुअल वॉल्यूम वाला। अब उसके बाद ये आ गया अपने पास FRC, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। RV प्लस ERV क्या होता है, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। ठीक है, उसके बाद TV, टाइडल वॉल्यूम याद रखना, ये 3rd नंबर पे है टाइडल वॉल्यूम, T4 टाइडल। ठीक है, ये 500 होता है ओनली। एक नॉर्मल ब्रीथ के साथ एयर कितना अंदर लेके जा रहे हैं, कितना बाहर कर रहे हैं, वो 500 ml होती है। ठीक है, वो वाली जो हम लेते हैं, कितना बाहर निकालने, कितना अंदर ले रहे हैं, एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन के लिए होती है। ठीक है, एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन 1 मिनट में कितनी सांसें ले लेता है, कितनी मतलब वो ले लेता है अपने अंदर लेके जा रहे हैं एयर को। ठीक है, कितना बार छोड़ रहे हैं, वो कितना कर लेता है, इतना 512, मतलब 12 बार या 16 बार सांस ले रहा है 1 मिनट में, मान लो तो 12 टाइम्स या 16 टाइम्स, मतलब 6000 से 8000 तक इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, धक्के से सांस बाहर लेना कौन सा होता है, IRV इंस्पिरेटरी। ठीक है, धक्के से सांस लेना, अंदर लेना, ये क्या होगा, IRV। रिजर्व वॉल्यूम कितना होता है, देखो जैसे हम नदी में से बाहर आएंगे तो एकदम से क्या होगा, फुल ऑक्सीजन लेने की ट्राई करेंगे, है ना, तो वो कितनी होगी 2500 से 3000 वॉल्यूम। ठीक है, 3000 ml IRV। ठीक है, इन रिवर में से बाहर आ रहे हैं, तो मतलब आपको याद रख लेना है ऐसे। उसके बाद TLC, टोटल लंग कैपेसिटी, सभी को जोड़ दो, वॉल्यूम ऑफ एयर एकोमोडेशन इन लंग्स एट द एंड ऑफ फोर्स्ड इंस्पिरेशन। देखो मान लो हमने धक्के से सांस ले ली, फोर्स्ड इंस्पिरेशन, धक्के से अंदर सांस ले ली बहुत लंबी। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एयर कितना एकोमोडेट किया हमने। ठीक है, लंग्स के अंदर कितना हुआ, वो मतलब कितना वो वॉल्यूम, आपका वॉल्यूम ऑफ एयर अंदर गया, तो वो चीज है ये TLC। ठीक है, वाइटल VC क्या है, मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी ब्रीथ इन और आउट। मैक्सिमम वॉल्यूम जितना हम अंदर ले सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं, उसको बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसको अच्छे से याद रखना। ठीक है,
ERV, टीवी, IRV, इसमें ये तीनों आ जाएंगे वाइटल में। उसके बाद इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या होती है? टीवी प्लस IRV, टोटल कितना कितना अंदर ले सके और एयर का वॉल्यूम वो है, ठीक है, टीवी IRV। एक्सपिरेटरी में आउट कितना किया? टीवी और ERV। ई तो एक्सपिरेटरी था ना, टीवी में ERV जोड़ दो और इंस्पिरेटरी में टीवी में IRV जोड़ दो। उसके बाद देखो ये मैचिंग क्वेश्चन है आपके पास। टाइडल वॉल्यूम IR, ERV, RV। RV और ERV में थोड़ा सा फर्क था, है ना, तो आपने क्या याद रखना, ये था आपके पास 1000 से 1100 से 1200, और ये था आपके पास ERV क्या था, थोड़ा सा फर्क था इनमें, 1000 से 1100, है ना। उसके बाद T3 नंबर पे टाइडल वाला कितना था? 500 से 550 ले लो इसको। IR, अब ये क्या था आपके पास? 2500 से 3000, ठीक है। अब इसमें ये जो होता है आपके पास RV, ERV, टाइडल और IR, ठीक है, ये ऐसे याद रखना सीरीज में। जब ये चीजें मेजर की जाती हैं ना, तो उसको बोलते हैं स्पाइरोमीटर, ठीक है। जब ये चीजें मेजर की जाती हैं तो उसको स्पाइरोमीटर बोलते हैं। उसमें क्या कहते हैं, एक ना इंस्ट्रूमेंट होता है, उसके अंदर फूंक मारते हैं तो वो सारी चीजें बता सकता है कि क्या है क्या नहीं। जैसे कई बार घूम रहे हो तो ऐसे मतलब कार में चेक करते हैं कि किसी ने ड्रिंक तो नहीं कर रखी, तो उसमें फूंक मरवा के देखते हैं तो पता चल जाता है इसने ड्रिंक कर रखी है नहीं कर रखी है, ठीक है। तो वो स्पाइरोमीटर होता है, जब ये चीजें मेजर करते हैं तो उसको बोलते हैं स्पाइरोमीटर। उसके बाद स्पाइरोमीटर से क्या नहीं मेजर कर सकते हम? स्पाइरोमीटर से RV मेजर नहीं कर सकते, ठीक है, अपना रेजिडेंस मेजर नहीं कर सकते, ये बताना है, ठीक है। इस वॉल्यूम को हम बाहर ही नहीं निकाल सकते, चाहे कितना भी जोर से फूंक मार लो, ठीक है। तो ये रेजिडुअल वॉल्यूम होता है। अपने घर से कोई किसी को बाहर निकाल सकता है क्या? ठीक है, तो ऐसे याद रख लेना। फर्क भी नहीं कर सकते दोनों में, ठीक है, जिसमें आए ना उसे नहीं चेक कर सकते हम, ठीक है। आरवी जिसमें भी आ जाएगा ना उसको हम चेक नहीं कर सकते, मतलब हम फर्क को भी चेक नहीं कर सकते। फर्क के में क्या था? ERV प्लस RV का एडिशन था। TLC भी नहीं कर सकते, है ना, TLC में भी RV आता है, याद है ना। ए पर्सन ब्रीथ्स इन सम वॉल्यूम ऑफ एयर बाय फोर्स्ड इंस्पिरेशन, धक्के से सांस ले रहा है, आफ्टर हैविंग ए फोर्स्ड एक्सपिरेशन, ठीक है, फोर्स्ड एक्सपिरेशन के दौरान वो धक्के से सांस अंदर की तरफ ले रहा है। दिस क्वांटिटी ऑफ एयर टेकन इन इज, अंदर की तरफ सांस ली उसने धक्के से, तो उसको क्या बोलेंगे? वाइटल कैपेसिटी, VC, ठीक है। I प्लस E, मतलब इंस्पिरेशन भी धक्के से और एक्सपिरेशन भी धक्के से, तो इसको क्या बोलेंगे? दोनों धक्के से, तो वाइटल कैपेसिटी, ठीक है। उसके बाद चूज करेक्ट इनकरेक्ट, ये आपने चूज करना है। इसमें देखो IC क्या है? TV प्लस RV, ये तो नहीं था। VC क्या था? इनकरेक्ट चूज करना है। हाँ हाँ, ये नहीं था, पहले वाला नहीं था, ठीक है। और क्या था? दूसरे वाला VC इज इक्वल्स टू TV प्लस IRV प्लस ERV, ये था, ठीक है। RV क्या था? VC माइनस IRV, ऐसा कुछ नहीं था, TV प्लस ERV था, ठीक है। अच्छा, ये देखो, ये अपने पास IC क्या था? TV प्लस IRV था हमारे पास, ठीक है, ये बात याद रहनी चाहिए आपको। ये हमारे पास TV प्लस IRV था। IRV क्या होता है? धक्के से अंदर खींचना, ठीक है, और TV क्या होता है? टाइडल नॉर्मल। अब उसके बाद देखो VC क्या था हमारे पास? VC क्या होता है? देखो VC TV प्लस IRV प्लस ERV, इसको ऐसे याद रख लेना। वाइस चांसलर TV देखने देगा, अंदर जाओ बाहर जाओ, ठीक है, ऐसा नहीं करने देगा, तो उसको ऐड कर लेना, ठीक है। उसके बाद आरवी में क्या था हमारे पास? VC क्या होता है? TV प्लस IRV, ठीक है, प्लस ERV, TV प्लस IRV प्लस ERV, ये दिया हो ना, VC वही है ये। अब उसके बाद ये TV क्या था? VC क्या था? TV प्लस IRV प्लस ERV, ये दिया हुआ, ठीक है। अब उसके बाद ये क्या है हमारे पास? माइनस IRV, ये दे रखा है साथ में, माइनस IRV, ये करोगे तो क्या आ जाएगा? ये दोनों कट जाएंगे, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास? TV प्लस IRV। तो हमारे पास ये RV तो इतना आएगा ना, TV प्लस IRV, तो ये तो गलत दे रखा है ना, देखो ERV नहीं है हमारे पास, ठीक है। TV के बाद उसके बाद TV क्या होता है? IC माइनस IRV, ठीक है, ये सही है हमारे पास। ये वाला गलत हो गया, ये वाला गलत हो गया, ये दोनों सही हो गए। अब देखो इसमें IC क्या था? TV प्लस IRV, ये था ना। अब यहाँ से हम क्या करेंगे? TV निकाल लेंगे
तो क्या आ जाएगा IC माइनस IRV। तो EC क्या आ जाएगा TV प्लस ERV होता है, TV प्लस ERV होता है EC, और IC क्या होता है TV प्लस IRV। तो ये माइनस से रखा है, गलत हो जाएगा। ठीक है, TV हमारे पास वैसे यहाँ से क्या आ रहा है IC माइनस IRV, तो ये सही हो गया। ठीक है, ये वाला सही हो गया। आगे देखो नेक्स्ट, lungs are made up of air filled sacs, the alveoli। ठीक है, they don't collapse even after forceful expiration because of, forceful expiration के बाद भी वो ऐसे सिकुड़ते क्यों नहीं है? ठीक है, कोलैप्स क्यों नहीं करते हैं? बिकॉज ऑफ RV, क्योंकि कुछ ना कुछ RV के थ्रू एयर हमेशा अंदर रहती है। ठीक है, RV की वजह से। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। विच वन ऑर्गेनिज्म, वन आएगा यहाँ पे। ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी इज मोस्ट अफेक्टेड ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की कमी होने से ब्रेन सबसे ज्यादा क्या होता है, इफेक्टेड होता है। ब्रेन सेल्स आर हाईली स्पेशलाइज्ड होती हैं, दे कांट रीजनरेट एंड रेस्पायर विदाउट ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बिना वो रेस्पायर नहीं कर सकती, रेस्पिरेट नहीं कर सकती। ऑक्सीजन शॉर्टेज लेड्स टू डेथ ऑफ ब्रेन सेल्स, ब्रेन सेल्स की डेथ हो जाती है ऑक्सीजन की शॉर्टेज में। ठीक है, उसके बाद है आपका कहाँ गया, ठीक है यहाँ पे, कार्बोनिक एनहाइड्रेस अकर्स इन। कार्बोनिक एनहाइड्रेस कहाँ पे होता है ये आपने बताना है। ये RBC में होता है। RBC किसको बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट्स में। कार्बोनी, ठीक है, RBC एरिथ्रोसाइट्स। बोनी कार है, छोटी कार है, फेंक दो, दूसरी ले आओ। कंटेन सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेट एंजाइम विच कैटालाइज द रिएक्शन बिटवीन CO2 एंड H2 एंड हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2 फ्रॉम टिश्यूज टू लंग्स। टिश्यूज से लंग्स तक ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है। ठीक है, तो ये आपका कार्बोनिक एनहाइड्रेट आपने याद रखना है से। ठीक है, CO2 प्लस H2 क्या बनता है, H2CO3। ये कार्बोनिक एनहाइड्रेट बोलते हैं इसको, H2CO3 को। ठीक है, तो यही एंजाइम यूज करते हैं यहाँ RBC में, कार्बोनिक एनहाइड्रेस। H2CO3 बनाने के लिए कार्बोनिक एनहाइड्रेस को यूज करते हैं। ठीक है, CO2 और H2O को ऐड करके जब H2CO3 बनाते हैं तो इसमें कौन सा एंजाइम यूज करते हैं, कार्बोनिक एनहाइड्रेस यूज करते हैं। ठीक है, तो ये RBC यूज करते हैं। आगे देखो, although much CO2 is carried in blood yet blood does not become acidic। CO2 बहुत ज्यादा होती है ब्लड में, है ना, तो वो फिर एसिडिक क्यों नहीं होता, ये बताना है आपने। एक बफर सॉल्यूशन होता है जो pH मेंटेन रखता है। ब्लड बफर्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन CO2 ट्रांसपोर्ट, यही आपको इसमें आंसर देना है। ठीक है, बफर सॉल्यूशन हेल्प करता है। बफर ऑफ ब्लड कौन होता है, तो ये NaCO3 होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। कार्बोनिक एसिड डिसोसिएट किस में होता है, ये H पॉजिटिव प्लस HCO3 में। ठीक है, अब उसके बाद है आपका नेक्स्ट आता है आपके पास, कहाँ थे, हाँ ठीक है। अकॉर्डिंग टू सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB, what size in diameter of particulate is responsible for causing greater harm to human health। ह्यूमन हेल्थ को इफेक्ट करने के लिए कितने साइज का पार्टिकल होता है। इससे देखो कितने साइज का पार्टिकल मिनिमम बताया गया, 2.5 माइक्रोमीटर रखा गया। इससे ज्यादा हुआ ना तो पोल्यूशन क्रिएट करेगा। तो ठीक है, तो ये आपका रखा गया 2.5। उसके बाद विच इज ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। तो यहाँ से आगे हम क्वेश्चंस कल करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, एक लेक्चर और आएगा इसका छोटा सा, तो आप इसको अच्छे से इतने में कर लेना जितना आपको करवाया है। ठीक है, तो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच। तो अभी तक आप इस चैनल पे नए हो तो इसकी प्लेलिस्ट विजिट करके आप पिछले वाले लेक्चर्स देख लेना। तो हो सके तो सबको इस चैनल के बारे में शेयर कर देना ताकि उनको भी इंफॉर्मेशन मिल जाए। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, जो भी प्रिपेयर करने हैं उनको बता देना। राधे राधे सभी को।